नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज फिर आप लोगों के समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो अभ्यास सेट का चौथा भाग है। इसमें अभ्यास सेट का जो है चौथा अभ्यास इसमें किया जाएगा और टीजीटी पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी का सिलेबस एक जैसा है। तो आपका जो तैयारी है पीजीटी लेवल पर की जा रही है ताकि आप कहीं से कमज़ोर ना हो सके। तो ये जो है अभ्यास सेट चौथा है। 3 अभ्यास सेट हम कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो वाले ऑप्शन में जाकर देख लें। इसमें पीपीएससी के अनुसार टीजीटी पीजीटी के जो 80 प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा, जिसमें 20 व्याकरण और 60 हिंदी साहित्य से प्रश्न रहेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आधुनिक वह है जो मनुष्य की ऊंचाई उसकी जाति या गोत्र से नहीं बल्कि उसके कर्म से नापता है। आधुनिक वह है जो मनुष्य को समान समझता है। यह किसका कथन है? आपको बताना है यह कथन किसका है। विकल्प 5 आपके सामने है, क्योंकि बीपीएससी जो पिछले बार एग्जाम लिया था 5 विकल्प रखा था, तो मैंने उसी की तरह विकल्प 5 बनाया है। लेकिन हो सकता है इस बार 4 ही विकल्प रहे, तो नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो हम लोग विकल्पों में परिवर्तन कर देंगे। तो जब तक हम लोग 5 विकल्प का तैयारी करेंगे, तो इसमें से आपको जो है चुनना है कि सही विकल्प कौन सा है। विकल्प आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। ये रामधारी सिंह दिनकर का कथन है। ये आधुनिकता के सवाल में जो है ये बात की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। ये टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया है। अगर आप वहाँ वीडियो देखे होंगे तो आपको दिमाग में आ रहा होगा, हमारे इशारे को समझ रहे होंगे। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान तीनों उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, उसने कहा था मैं पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। उसने कहा था कहानी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है? आपको बताना है ये कथन किसका है। विकल्प आपके सामने है। सही से प्रश्नों को पढ़ दें और उसके बाद जवाब दें। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, क्योंकि आपको शब्द से पता चल रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, रहना सिंह चंद्रधर शर्मा गुरेरी के किस कहानी का एक प्रमुख पात्र है? रहना सिंह चंद्रधर शर्मा गुरेरी के किस कहानी का एक प्रमुख पात्र है? आपको बताना है कि किस कहानी का वो पात्र है। विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प का चयन करना है। तो आप लोग इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है ये चीज़। ए स्टेट में आप लोग पढ़े हैं तो इसका सही जवाब दे पा रहे हैं आप लोग। विकल्प खा इसका सही है। उसने कहा था कहानी का पात्र है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। अगर सभी क्लास का जितना अभी तक क्लास हुआ है सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आपको 249 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे जो है अभी तक जितना क्लास और प्रैक्टिस सेट हुआ है सभी का पीडीएफ और जितना होगा सभी का पीडीएफ आपके मोबाइल पर एग्जाम होने तक मिलता रहेगा। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन जो नहीं करवाए हैं वो करवा दें, और जो रजिस्ट्रेशन करवा दिए हैं मेरा नंबर सेव नहीं किए हैं तो सेव कर लें, ताकि हमें कोई भी चीज़ भेजने में सुविधा हो। तो 5वां विकल्प का सही आंसर जो है विकल्प ग हो जाएगा। संस्कृति के 4 अध्याय जो पुस्तक है उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, अज्ञेय का प्रसिद्ध कहानी रोज प्रथम बार किस नाम से प्रकाशित हुआ था? अज्ञेय जी का जो कहानी है रोज प्रथम बार किस नाम से प्रकाशित हुआ था? आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने हैं।
तब इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। गैंग्रीन नाम से है प्रकाशित हुआ था 1934 में। बाद में जो है इसे रोज कहानी नाम से उसका जो है परिवर्तन किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, मरियज अत्यंत आत्मसजग किस्म के बौद्धिक व्यक्ति थे। डायरी लिखना मरियज के लिए जीवन जीने के कर्म जैसा ही था। मरियज के संबंध में यह किसका कथन है आपको बताना है। यह कथन किसका है मरियज के संबंध में आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तब इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। विजय कुमार का ये कथन है। ये प्रश्न जो है मैंने SCRT बुक से उठाया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोजेगी बात ही। उपयुक्त पंक्तियाँ किसका है। ये आपको पढ़ा दिया गया है आधुनिक काल में। तो आप लोग अगर दिमाग लगाए रहे होंगे तो सही जवाब तक पहुंच पा रहे होंगे। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोजेगी बात ही। उपयुक्त पंक्तियाँ किसका है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तब इसका जो सही आंसर है विकल्प खा जो आएगा। शमशेर बहादुर सिंह का ये पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास साहित्य इतिहास पुस्तक किसकी है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास जो ऐतिहासिक पुस्तक है हिंदी का वो किसकी है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। ये जो है आपको पढ़ा दिया गया है साहित्य परंपरा में, साहित्य इतिहास परंपरा में। तो आप लोग इसका पढ़े होंगे तो दिमाग में आ रहा होगा। ये जो है विकल्प ग सूर्यकांत शास्त्री का है, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्न ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्न ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। कौन किसका ग्रंथ है आपको जो है सही ढूंढना है। तो इसको ये सब जो है आपको पढ़ा दिया गया है। उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर का है, कामायनी जयशंकर प्रसाद का है, यामा महादेवी वर्मा का है, युगवाणी सुमित्रानंद पंत का है। तो देख लीजिए क 3 यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, संत कवियों ने परमात्मा को किस रूप में स्वीकार किया है। संत कवियों ने परमात्मा को किस रूप में स्वीकार किया है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तब इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। स्त्री यानी प्रेमिका के रूप में स्वीकार किया है और आत्मा को पुरुष यानी प्रेमिक के रूप में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, भक्त मार्ग मध्ययुग के वैष्णव आंदोलन की रूपरेखा समझने के लिए सबसे अधिक प्रामाणिक और महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है। भक्त मार्ग के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है आपको बताना है। भक्त मार्ग के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। माता प्रसाद गुप्त का ये कथन है। भक्त मार्ग के रचनाकार नाभादास हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। सूरदास के संदर्भ में यह कथन किसका है। सूरदास के संदर्भ में यह कथन किसका है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है सूरदास के संबंध में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, आज दिशाएं भी हंसती है उदास विश्व पर छाया। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है। आज दिशाएं भी हंसती है उदास विश्व पर छाया। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने हैं। आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट ज़्यादा करें, जितने नोट्स दिए गए हैं उसको जो है स्टडी करें क्योंकि समय बहुत कम है। आप लोगों को जो है स्टडी यानी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। समय निकाल कर आप लोग जो है पढ़ें ताकि रिजल्ट आपका हो जाए। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो आप लोग मन लगा कर पढ़िए, समय बहुत कम है। आप समय को जो है मैनेज कीजिए और पढ़िए ताकि रिजल्ट अच्छे नंबर से हो सके। क्योंकि इस बार जो है कंपटीशन ज़्यादा है। ये स्टेट की तरह हल्का में नहीं दीजिए। आपको जो है BPSC निकालना है, इसके लिए आपको BPSC के अनुसार मेहनत करनी होगी।
तो ये जो पंक्तियां हैं विकल्प ख यानी सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है वीति विभाव बड़ी जागरी अंबर पनघोट में डूब, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियां किसकी है? वीति विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियां किसकी है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने हैं। तो ये आपको पढ़ा दिया गया है आधुनिक युग में यानी आधुनिक काल में। अगर वहाँ ध्यान दिए होंगे तो आप लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। विकल्प ख यानी जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियां हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है जॉर्ज गिरियर्सन ने चारणकार यानी आदिकाल का समय कब से कब तक माना है? जॉर्ज गिरियर्सन ने चारणकाल यानी आदिकाल का समय कब से कब तक माना है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। ये जो है काल विभाजन में आपको पढ़ा दिया गया है। अगर सही से अध्ययन किए होंगे तो जवाब दे पा रहे हैं। विकल्प का सही हो जाएगा। 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक चारणकाल की अवधि यानी आदिकाल की अवधि माना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तब इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। त्रिलोचन ने अंधकार काल कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था कौन सा है? अपभ्रंश की उत्तरकालीन यानी अपभ्रंश से पहले की अवस्था कौन सा है भाषा की आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। अबहट भाषा जो है अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तरकालीन यानी अपभ्रंश के बाद की अपभ्रंश के बाद की जो है कौन सी अवस्था है तो अबहट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आता है? बिहारी उपभाषा बोली के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आता है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तब इसका जो सही आंसर है विकल्प होगा हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये भी आता है अवधि भी इसका कौन सा नहीं आता है पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। अवधि भाषा नहीं आता है, बाकी मैथिली भी आता है और भोजपुरी भी आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है कविता की उठान तो कोई नागा अर्जुन से सीखे और नाटकीयता में तो वे जैसे लाजवाब ही हैं, जैसे सिद्धि छंदों में वैसे ही अधिकार बेछंद या मुक्तक छंद की कविता पर। नागार्जुन के संबंध में यह किसका कथन है? यह किसका कथन है नागार्जुन के संबंध में आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तब इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, यानी डॉक्टर नामवर सिंह का ये कथन है नागार्जुन के संबंध में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है इनमें से कौन सा निबंध कुबेरनाथ राय का है? इनमें से कौन सा निबंध कुबेरनाथ राय का है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि गंधमादन, रस आखेटक, प्रिय नीलकंठी तीनों जो है कुबेरनाथ राय का निबंध है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। आप लोग जो है अपना कितना सही कर रहे हैं काउंटिंग करते जाइए और अंत में बताइएगा कि आपका कितना इसमें सही हुआ है। धीरे धीरे क्वेश्चन का स्तर बढ़ेगा, तो आप ये दुविधा में ना रहें कि क्वेश्चन बहुत सरल पूछा जा रहा है। हम लोग जो है धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे तो क्वेश्चन का स्तर भी बढ़ता जाएगा, और आप लोग जितना ज़्यादा मटेरियल का स्टडी कीजिएगा उतना अच्छा स्कोरिंग कर पाइएगा। तो आप लोग जो है स्टडी कीजिए ज़्यादा और प्रैक्टिस में अच्छा स्कोरिंग करिए, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। 22वां प्रश्न है भारतीय संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है आपको बताना है। भारतीय संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तब इसका जो सही आंसर है विकल्प अंगा हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का दर्जा किसी को नहीं दिया गया है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, हो सकता है प्रश्न में देखने को मिले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है
एक बूंद सहसा उछली किसका यात्रा वृतांत है? एक बूंद सहसा उछली किसका यात्रा वृतांत है? आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। ये अज्ञेय का यात्रा वृतांत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्र जी नहीं प्रत्युत गिरियर्सन हैं। यह किसका कथन है? यह जो कथन है वो किसका है? आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। नरेंद्र विलोचन शर्मा का ये कथन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित आत्मकथा को उसके रचनाकार से सही सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित आत्मकथा को उसके रचनाकार से सही सुमेलित कीजिए। विकल्प आपके समय दिया गया है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, यानी क का तीसरा, ख का फोर जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, घोटन रामाशंकर का है, अनन्या सेन प्रभा केतान का है। तो विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है, अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है? अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है? आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। शिव सिंह सेंगर ने पहला प्रयास किया था हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आपको बताना है कि नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा किसकी प्रसिद्ध कविता है? पुष्प की अभिलाषा किसकी प्रसिद्ध कविता है? आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी जी है। मैं चाह नहीं मैं सुरबारों को गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी मारा को बिन प्यारे को रच जाऊं। ये जो कविता है पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की है। बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट के कार्य को चित्रित करता है? कौमुदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट के कार्य को चित्रित करता है? आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तब इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। सम्राट चंद्रगुप्त के शासनकाल को चित्रित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य के वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया है? आदिकालीन साहित्य के वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया है? आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, यानी डिंगर भाषा का, क्योंकि डिंगर भाषा जो है राजस्थानी में रहा हुआ है, तो ये कड़वा शब्द है, यानी वीर रस में गाया जाता है। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा, डिंगर भाषा। आप लोग दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि हमें उत्साह मिलता रहे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और अपना जो है अंक जोड़ते जाइए कि कितना आप सही करते हैं। अंत में कमेंट करके बताइएगा। 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित है? आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि आषाढ़ का एक दिन भी है, 8वां सर्ग भी, कंधे पर बैठा था सांप, तीनों कालिदास के जीवन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न है, देवसेना प्रसाद के किस नाटक का स्त्री पात्र है? देवसेना प्रसाद के किस नाटक का स्त्री पात्र है? आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प अंग हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देवसेना जो है स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है, जिसका प्रकाशन 1928 में हुआ था। आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न है, दुष्यंत कुमार का संबंध
हिंदी के किस क्षेत्र से है? दुष्यंत कुमार का संबंध हिंदी के किस क्षेत्र से है? आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। ये आपको पढ़ाया गया है, अगर वहाँ ध्यान दिए होंगे तो आपको दिमाग में आ गया होगा। विकल्प ख इसका सही हो जाएगा, गजल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न है, मेरा बंधन काटकर बाहर आती है सड़क पर तो एक साथ कई बंधन टूटते हैं। पहला अंतापुर का, दूसरा घराने का, तीसरा वैभव का, चौथा समाज का, पांचवा देश का, छठा कार का और सातवां विवाह का। तब कहीं एक राज रानी की मुक्ति होती है। मीराबाई के संबंध में यह कथन किसका है? आपको बताना है यह कथन किसका है मीराबाई के संबंध में। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, प्रभाकर श्रोत्रिय का ये कथन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न है, नरेश मेहता निम्नलिखित में से किसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है? आपको बताना है कि किसे जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। विकल्प आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि नरेश मेहता को 1992 में और केदारनाथ सिंह को 2013 में प्राप्त हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न है, आशा जीवय जग मरय रोग मरे मरि जाई सोई मुबे धन संचते सो उबरे जे खाई। किस कवि की पंक्ति है? ये जो पंक्तियां हैं किस कवि की है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प ढूंढना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प 5 यानी अंगा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो पंक्ति है वो कबीर दास की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न है, इनमें से नकेनवाद के कवि कौन हैं? इनमें से नकेनवाद के कवि कौन हैं आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने हैं। नकेनवाद आपको पढ़ा दिया गया है, आप लोग अगर अच्छा से पढ़े होंगे तो आप सही जवाब दे पा रहे हैं। विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि केसरी कुमार, नरेंद्र विरोचन शर्मा और नरेश मेहता तीनों जो हैं नकेनवाद के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं के नामों से नकेनवाद जाना जाता है। और नकेनवाद को जो है एक परपदवाद भी कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना होगा, परपदवाद भी कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 38वां प्रश्न है, केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन जो है किस आलोचक का है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा सही, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से चिंतामणि की रचना कौन सी है? निम्नलिखित में से चिंतामणि की रचना कौन सी है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका आप लोग सही जवाब दीजिए। आपको जो है रीतिकाल में ये पढ़ाया गया है, अगर ध्यान दिए होंगे तो आपके दिमाग में आ गया होगा। विकल्प का जो है सही हो जाएगा, कवि कुलपतरु जो है चिंतामणि की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न है, प्रयोगवाद शब्द को प्रथम प्रयोग किसने अपने निबंध में किया था? प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने अपने निबंध में किया था आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने अपने निबंध में किया था? आप लोग इसका सही जवाब दीजिए, पढ़ाया गया है। विकल्प ग यानी नरेंद्र दुलारी वाजपेयी जो है इस अपने निबंध में प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किए थे। यही जो है बैठे ठारे का धंधा प्रयोगवाद को बोले थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 41वां प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना कब हुआ? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना कब हुआ आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 42वां प्रश्न है, मैंने उसको जब जब देखा रोहा देखा, रोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। यह पंक्ति किसकी है आपको बताना है। ये ए स्टेट में भी पढ़ाया गया था, अगर आप लोग वहाँ पढ़े हैं ध्यान में होगा तो आप लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। विकल्प खा यानी केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 43वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का
प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है आपको विकल्प ख हो जाएगा। प्रेम पथिक, आंसू, रहर, कमायनी, ये जो है सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 44वां प्रश्न है, द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है। द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। 1 ऑफ 4 यानी समाज सुधार और तीव्रतात्मकता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। निम्नलिखित रचनाकारों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है आपको यहाँ बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके बाद बद्रीनाथ नारायण चौधरी, उसके बाद बालकृष्ण मठ, उसके बाद राधाचरण गोस्वामी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित कहानी को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित कहानी को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है आपको। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प सुमेलित करके चुनिए। तो पूस की रात मुंशी प्रेमचंद का है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा का है, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का है, सिक्का बदलेगा कृष्णा सुब्बती का है। तो 1 का 3 यानी विकल्प का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कहानी मेहरुन्निसा परवेज का है। निम्नलिखित में से कौन कहानी मेहरुन्निसा परवेज का है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प चुनना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि आदम और हवा, भोगे हुए दिन, टहनियों पर धूप, तीनों जो है परवेज का है, मेहरुन्निसा परवेज का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 48वां प्रश्न है, कविता सृष्टि सौंदर्य का अनुभव कराती है और मनुष्य को सुंदर वस्तुओं में अनुरक्त और कुत्सित वस्तुओं से विरक्त करती है। उपयुक्त पंक्ति रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध से लिया गया है। ये पंक्ति रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध से लिया गया है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। कविता क्या है निबंध से लिया गया है। आप लोगों से जो भी प्रश्न नहीं बन रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि ये जो टॉपिक है नहीं पढ़ाया गया है। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। जब हम लोग पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे तो आपसे 75% जो है क्वेश्चन बनने लगेगा। तो आप जिससे नहीं बन रहा है वे जो है नकारात्मक ना सोचें। सभी जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा तब जो है आपसे ये सब सारे प्रश्न बनने लगेंगे। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप लोग जो है अपने अध्ययन पे फोकस कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। आप लोग जितना ज़्यादा अध्ययन कीजिएगा उतना ज़्यादा प्रश्न सही होगा, एग्जाम अच्छा होगा। तो आप लोग समय निकाल कर मेहनत कीजिए। 1 महीना समय है, 1 महीना अपने आप को एग्जाम के लिए समर्पित कर दीजिए। 49वां प्रश्न है, नई कविता के प्रतिमान किसकी रचना है। नई कविता के प्रतिमान किसकी रचना है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। लक्ष्मीकांत वर्मा का ये रचना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से दूसरा शतक के कवि कौन नहीं है। निम्नलिखित में से दूसरा शतक के कवि कौन नहीं है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। नेमिचंद्र जैन जो है दूसरा शतक के नहीं है, पहला के हैं। आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 51वां प्रश्न है, उज्ज्वल निर्मणी किसकी रचना है। उज्ज्वल निर्मणी किसकी रचना है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। ये आपको काव्यशास्त्र में बताया जाएगा। अभी काव्यशास्त्र नहीं पढ़ाया गया है। जब वहाँ पढ़ेंगे तो ये प्रश्न आप आराम से बना सकते थे। तो हम लोग काव्यशास्त्र पढ़ेंगे तो वहाँ इसको देख लेंगे। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। रूप गोस्वामी का रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 52वां प्रश्न है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चल जात यह अति ख्वारी। उपयुक्त पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक से लिया गया है। ये जो पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक से लिया गया है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। भारत दुर्दशा नाटक से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 53वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध
भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कवि बच्चन सुधा के भी संपादक थे, बारबोधनी के भी, हरिश्चंद्र मैगजीन के भी। बारबोधनी जो है स्त्री के लिए स्पेशल पत्रिका निकलता था, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विवेचन सिद्धांत किसने दिया? विवेचन सिद्धांत किसने दिया आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। ये जो है पाश्चात्य काव्यशास्त्र में हम जो पढ़ेंगे तो अच्छे से जवाब दे पाएंगे। इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, अरस्तु ने दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बतरस राजच राज की मुरली धरी रुकाए, सोह करे बहु हनु हसे, दैन कहे नटी जाए। उपयुक्त पंक्ति किस रचनाकार की है? ये जो पंक्तियां हैं किस रचनाकार की है आपको बताना है। 5 विकल्प आपके सामने हैं, उसमें से एक विकल्प आपको चुनना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, बिहारी की पंक्ति है, रीतिकार में आपको बताया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तुलसी का काव्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे प्रामाणिक संदर्भ कोश है। उसमें तुलसी द्वारा देखा और समझा हुआ भारत मौजूद है। इसमें उसकी विषमताएं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, सुख दुख भी है और उसकी आशा और आकांक्षा भी मौजूद है। तुलसी के संदर्भ में यह किस आलोचक का कथन है? तुलसीदास के संबंध में यह किस आलोचक का कथन है आपको बताने हैं। विकल्प के अनुसार आपको चुनना है कौन सा विकल्प सही है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, विश्वनाथ त्रिपाठी का ये कथन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ जाते हैं। आषाढ़ का एक दिन में यह किसका संवाद है? व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ जाते हैं। आषाढ़ का एक दिन में यह किसका संवाद है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तब इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। आषाढ़ के एक दिन जो है आपको जब पढ़ाया गया था ए स्टेट में तो आपको दिमाग में आ गया होगा, और नहीं पढ़ाया गया है तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, आपको चिंता करने की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कृष्णा सोबती का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कृष्णा सोबती का नहीं है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तब इसका जो सही आंसर है विकल्प अंगा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दिलोदानिश भी उसकी रचना है, मित्रो मरजाने भी है, जिंदगी नामा भी है। तो ये तीनों उसकी रचना है। प्रश्न को एग्जाम में अब जाइएगा तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको समझ में प्रश्न आ जाए, क्योंकि बीपीएससी जो है शब्दों में उलझाता है। तो आप लोग अगर आराम से 1-2 बार प्रश्न को पढ़िए, कोई प्रश्न आपको आसान लगे उसको भी 1-2 बार पढ़िए ताकि आप कोई भी प्रश्न का आंसर अच्छे से ठीक कर के आएँ। क्योंकि जब होता है देखते हैं कि एग्ज़ाम में जानते हुए भी जो गलती करके चले आते हैं, तो आपको ये सारी जो है गलतियों से बचना होगा। और कोई भी प्रश्न है उस आराम से 1-2 बार पढ़िए, उसके बाद उसका जवाब दीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी रचना है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी रचना है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये रचना है, आलोचनात्मक पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है? एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, मुक्तिबोध की ये रचना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब व्याकरण का ये सेक्शन आ गया, क्योंकि 60 नंबर हिंदी साहित्य से पूछा जाता है और 20 नंबर जो है व्याकरण सेक्शन से। हो सकता है इस बार कोई परिवर्तन करे, तो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम लोग भी परिवर्तन कर देंगे, आपको चिंता करने की बात नहीं है। और इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं जो करवाए हैं वो करवा दें 249 रुपये का, ताकि आपको ससमय पीडीएफ उपलब्ध हो जाए। क्योंकि हम लोग क्लास जो है बहुत आगे निकल चुके हैं, जो पीछे से जुड़े हैं तो पीडीएफ ले लीजिएगा तो आप अध्ययन कर सकते हैं और वीडियो देखते रहिए ताकि आपका अध्ययन अच्छे ढंग से हो सके। पीडीएफ में हो सकता है कहीं त्रुटि रह जाए, टाइपिंग मिस्टेक, तो वो कहीं आपको ऐसा लगे तो सुधार लीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है 1%, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। 61वां प्रश्न है, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा?
प्रत्युपकार का संधिवी क्षेत्र क्या होगा आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, प्रतिजोड़ उपकार। इसका सही संधिवी क्षेत्र है प्रतिजोड़ उपकार। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर कौन सा है? निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर कौन सा है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि अ भी है, ह्रस्वी भी है और उ भी है, तीनों जो है ह्रस्व स्वर है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 63वां प्रश्न है, निर्गाय में किस समास की योजना है? निर्गाय में किस समास की योजना है आपको बताना है। व्याकरण वाले सेक्शन में हम लोग समास, संधि, संधि विच्छेद, ये सारी चीज़ को हम लोग देखेंगे, तो आपको ये चिंता करने की बात नहीं है। जब तक हम जो कोई व्याकरण आपके पास है उसको देखते रहिए, उल्टा शब्द, विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, समास, संधि, ताकि आप लोग अच्छे से इस सब का आंसर कर सकें। तो निर्गाय में किस समास की योजना है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका सही आंसर विकल्प का हो जाएगा, कर्मधारय समास है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन मिश्र वाक्य हैं? इनमें से कौन मिश्र वाक्य हैं आपको बताना है। तो आप लोग सही जवाब इस का दे पा रहे हैं। विकल्प ग, जो मनुष्य धनवान होता है उसे सभी चाहते हैं। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अप उपसर्ग युक्त शब्द है? अप उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तब इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, कि तीनों में जो है अप उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि अग्नि भी है, आयु भी, आत्मा, तीनों जो है तत्सम शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें तद्धित प्रत्यय से बना शब्द है। तद्धित प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तब इसका जो आंसर हो जाएगा विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से अधिक, क्योंकि प्यासा, निराशा, बचपन, तीनों जो है तद्धित प्रत्यय से बना शब्द है। जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ों को देखेंगे, आप ज़्यादा चिंता ना करें। अगर हम लोग वहाँ पढ़ेंगे तो ये सारे प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। 68वां प्रश्न है, कामता प्रसाद गुरु ने स्वरों की संख्या कितनी मानी है? कामता प्रसाद गुरु ने स्वरों की संख्या कितनी मानी है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, 11 माने हैं स्वरों की संख्या कामता प्रसाद गुरु ने। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द है समुद्र का आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प घ हो जाएगा, क्योंकि जलधि, अर्णव, वारिस, तीनों जो है समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन जो है तारव्य वर्ण है, यानी किसका उच्चारण जो है तारु से होता है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, फिर से क्योंकि तीनों जो है तारव्य वर्ण है, तारु से उच्चारण स्थान इसका है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जान पर खिरना लोकोक्ति का अर्थ है। जान पर खिरना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा आपको इसमें विकल्प में ढूंढना है। जान पर खिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, साहसिक कार्य करना यानी जान पे खिरना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हिंदी का अर्धविराम चिन्ह कौन सा है? हिंदी का अर्धविराम चिन्ह कौन सा है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। हिंदी का अर्धविराम चिन्ह कौन सा है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो है सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। ये जो है अर्धविराम चिन्ह है, ये जो है अल्प विराम है, और ये जो है विस्मय धिबोधक चिन्ह है, विस्मय धिबोधक चिन्ह है। तो ये सारी चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। छोटी छोटी चीज़ें भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसको जो है नकार कर नहीं जा सकते, सभी चीज़ों को देखना है। इनमें से कौन जो है आज्ञार्थक वाक्य नहीं है?
इनमें से कौन जो है आज्ञार्थक बात के नहीं है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो नहीं पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा। राजा नगर में आए, आज्ञार्थक नहीं है। यहाँ देख रहे हैं, अपना काम देखो, बातचीत बंद करो। यहाँ आज्ञा दिया जा रहा है, लेकिन ग में राजा नगर में आए, यहाँ आज्ञार्थक नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन सा है आपको चयन करना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। वहाँ भारी भीड़ लगी थी। बाकी ये जो है अशुद्ध है, क्योंकि कसरत नहीं किया जाता है, रियाज किया जाता है। यहाँ घोर संबंध अनुनाश्रय संबंध है, तो ये जो है विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कोप का विलोम शब्द है। कोप का विलोम शब्द कौन सा है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। कोप का कृपा यानी कृपा करना, कोप माने गुस्सा करना यानी कृपा करना, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। जिसे भय ना हो उसे कहा जाता है। जिसे भय ना हो उसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। जिसे भय ना हो उसे क्या कहा जाता है। विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प का चयन कीजिए। आप लोग का कितना जवाब जो है सही हुआ है, कितना आंसर सही हुआ है, अंत में कमेंट करके हमें बताइएगा, ताकि हम भी समझ सके कि आप लोगों का तैयारी किस लेवल पे चल रहा है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि निर्भीक, निडर, निर्भय तीनों जो है जिसे भय ना हो उसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस वाक्य में करण कारक की योजना नहीं है। किस वाक्य में करण कारक की योजना नहीं है आपको ढूंढना है। विकल्प आपके सामने है। तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा। दूध से दही बनता है। यहाँ अलगाव का स्थिति है, तो ये नहीं हो जाएगा। दोनों जुड़ता है, तो ये दोनों सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रश्मि और तुरंग का सही अर्थ भेद है। रश्मि और तुरंग का सही अर्थ क्या होगा आपको यहाँ चुनना है। विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प आपको चुन देना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। रश्मि मतलब किरण, तुरंग मतलब घोड़ा। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 79 प्रश्न है। संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं में कौन सा पदबंध है। संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं में कौन सा पदबंध है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग सही हो जाएगा। विशेषण यहाँ बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 80 प्रश्न है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक वाक्य है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। रतिका से तेज नहीं दौड़ा जाता। यहाँ भाव का बात है, तेज नहीं दौड़ा जाता, तो ये विकल्प ख सही हो जाएगा। तो ये आप लोगों के समक्ष जो महत्वपूर्ण MCQ था सेट प्रैक्टिस 4 का आप लोगों के समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। तो इस अभ्यास सेट में आपका कितना सही हुआ है हमें आप कमेंट करके बताइए, ताकि हम भी समझ सकें कि आपकी तैयारी अच्छी ढंग से चल रही है या नहीं। और अगर इसका नोट्स यानी जितने क्लास अभी तक हुए हैं सभी का PDF नोट्स पाना चाहते हैं तो 249 रुपया का आपको जो है पे करके मेरे नंबर पे यानी 72 61 81 53 07 पे आपको पेमेंट कर देना है। और जो पेमेंट कीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर यही नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। उधर फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन का मैसेज यानी PDF आपको प्राप्त होगा। तो जो नहीं रजिस्ट्रेशन करवाए हैं जल्दी से करवा लें, क्योंकि समय बहुत कम है। आप लोग अध्ययन में लगिए, PDF पढ़िएगा, 2-4 बार रिवीजन कीजिएगा, तो आपका तैयारी अच्छी ढंग से हो सकेगा। तो जो नहीं करवाए हैं जल्दी से करवा लें और अपनी तैयारी को गति प्रदान करें। तो ये सेट में आपका कितना हुआ है कमेंट करके हमें बताइए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें।